Good morning, children. So we are now going to start the lesson 4. Okay, and the name is organizing. Now this is the very small lesson and easy to understand and very easy to prepare. So immediately take the notes. Start preparing. Notes I will be. You can take from video, and if it is difficult, anyway I am sending it in the PDF file which you can open in the homework section, right? Let us begin. We have seen what is organizing in the first lesson in short. So you know it is about delegating authority and responsibility. Basically what is organizing? Organizing is delegating authority and responsibility. Authority and responsibility about what? About work. And to whom? To the employees. So let us get started with it. So 5 marks, whenever the question is of 5 marks, you need introduction. So any question related to 5 marks about organizing in which you have to write introduction, so what will you write? First of all, we all know that the goal is set in planning for organization. For every function of management, the first goal, the main goal of the organization or of the unit, organization ही उसको बोलते हैं, कंपनी भी बोलते हैं, so that main goal is set in planning itself. Okay, formal structure formed for implementing planning is called organizing. गोल तय हो गया, अभी वो गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग. स्ट्रक्चर यानी कि जैसे अपनी बॉडी में स्केलेटन होता है, उस तरीके से दिस स्ट्रक्चर इज अबाउट द हिरार्की. हिरार्की मतलब किसके नीचे कौन काम करेगा, वो स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनाइजिंग इज कॉल्ड बॉडी. इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? बॉडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं. एंड प्लानिंग इज ब्रेन. अगर प्लानिंग ब्रेन है तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? वो बॉडी है. जैसे बॉडी में अलग अलग क्या होते हैं? सिस्टम्स होती है ना बॉडी में, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? फिर से देखो, गोल इज सेट इन प्लानिंग and formal structure formed for implementing planning is called organizing. Organizing is called body, planning is brain. तो soul is coordination. अगर बॉडी है ऑर्गेनाइजिंग तो उसके अंदर जो जान है वो कौन है? सोल यानी कि जान, वो है कोऑर्डिनेशन. ऑर्गेनाइजेशन से ही कोऑर्डिनेशन आता है. द सोल इज कोऑर्डिनेशन विच डिपेंड्स ऑन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाओगे तो अच्छा कोऑर्डिनेशन आएगा. ये इंट्रोडक्शन में हमने लिख लिया 4 पॉइंट. 4 पॉइंट तो ये इजी है याद रखने के लिए. एक तो गोल तो अपने को पता ही है, प्लानिंग में सेट होता है, और उसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है वो ऑर्गेनाइजिंग है. इसलिए उसको क्या बोला जाता है? बॉडी. और सोल किसको बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन को. और वो कोऑर्डिनेशन किस में से आता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से आता है. अभी मीनिंग दिया ही हुआ है बुक में. द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनेबल delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal is organizing. स्ट्रक्चर किस लिए बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू एनेबल. किस चीज़ के लिए? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए. किसको देना है? पीपल. पीपल क्या कर रहे हैं? एक्टिवली एंगेज्ड, मतलब तुम्हारे कंपनी में काम कर रहे. किस चीज़ के लिए काम कर रहे? फॉर अचीविंग दैट कॉमन गोल. उसी को बोला जाता है, वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग. राइट. अभी डेफिनेशंस तो दोनों के इम्पोर्टेंट है. चेस्टर बर्नार्ड का है और दूसरा लुई एलन का है. तो चेस्टर बर्नार्ड ने बोला है कि एक्टिविटी कंडक्टेड बाय कोऑपरेशन ऑफ 2 or more people. ठीक है, एक्टिविटी कंडक्टेड बाय कोऑपरेशन ऑफ 2 or more people इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग.
activity conducted by cooperation of 2 or more people and their coordination is called organizing. बर्नार्ड ने बोला है एक एक्टिविटी जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ कंडक्ट की जाती है, कितने लोगों के बीच में 2 से तो ज़्यादा होने ही चाहिए, तो उसी को ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। तो इससे क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन से ही क्या आता है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय कोऑपरेशन ऑफ 2 और मोर पीपल एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। लुई एलन एग्जैक्ट तुमको स्टेप वाइज बताता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजिंग किसको बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म। आपको एक प्लानिंग ने आपको क्या दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया। उस ऑब्जेक्टिव को तुम डिफरेंट एक्टिविटीज या डिफरेंट वर्क में तुम पहले आइडेंटिफाई करो कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो वो पहले वर्क को तुम आइडेंटिफाई करो, उसके बाद क्या करो, डिफाइन एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर वर्क को तुम आइडेंटिफाई करने के बाद कि ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, तो उस वर्क को एग्जैक्टली डिफाइन करो कि ये काम में करना क्या क्या है। तो उस वर्क को एग्जैक्टली डिफाइन करो और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दो, डेलीगेट करो, यानी कि give the responsibility to someone, and along with responsibility what you will have to give, you will have to give authority. The organizing is a process of identifying and classifying work, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. तो पहले तो तुमने आइडेंटिफाई कर दिया वर्क को, फिर उसको डिफाइन भी कर दिया, फिर उसके लिए डेलीगेट भी कर दिया उसको, यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी। फिर क्या करो, इंटर रिलेशनशिप तुम तय करो, यानी कि टीम कौन सी है, टीम का लीडर कौन है, लीडर बन गया यानी कि सुपीरियर बन गया, उसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स काम करने वाले हैं। तो ये रिलेशनशिप तुम बनाओगे तो फिर क्या होगा, इफेक्टिवली टुगेदर accomplishment of objective will happen. That is what Louis Allen is saying. So point wise you have to write like this. Now we are going to look at the concept of organizing. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट में पहले तो हम एक रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इफिशिएंट। जो भी तुम्हारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसा होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, मतलब या वहाँ पे अच्छा काम चलना चाहिए। तो इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन इज इनएविटेबल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अच्छा इफिशिएंट तरीके से काम करने वाले लोग तुम्हारे पास होंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट इज बेसिकली इन्वॉल्व विद ग्रुप ऑफ पीपल। तो लोगों का है ये मेनली, राइट। व्हेन 2 or more people work together, the structure for effective work accomplishment is called organizing. 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब साथ में काम करते हैं तब जो तुम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो ना कि कौन क्या करेगा, ठीक है, तो किसकी क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसी को बोला जाता है इफेक्टिव वर्क के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइज। मेन कंसेप्ट इज अबाउट डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछा तो लास्ट 2 पॉइंट लिख दोगे तो भी इनफ है। तो मेन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। इंटर रिलेशनशिप मैंने अभी समझा है, सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 by 1 वी आर गोइंग टू सी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इजी, लेकिन फिर भी पॉइंट वाइज, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, अंदर ही अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो अंदर ही अंदर क्वेश्चन बनते हैं, इस करके थोड़ा सा पॉइंट वाइज उसको लिखना ज़रूरी है ताकि 2 मार्क का कोई क्वेश्चन के आंसर्स तुमको यहाँ पे मिल सके। तो टोटल हमारे 9 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी बेस्ड ऑन प्लानिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, importance of human element,
फ्लेक्सिबल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप जो हमने अभी बात की, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ग्रुप एक्टिविटी एंड कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये हमारे 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो शायद तुमको बोल दे कि भाई इसमें से 5-6 लिखो, या तो फिर भी तुमको 9 प्रिपेयर कर लेने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला इज वेरी इजी, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, है ना। लेकिन इसका गोल कब तक तय हो चुका है, प्लानिंग में ही तय हो गया है, ठीक है। तो इट इज़ क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लानिंग में गोल तो डिसाइड हुआ था, उसको फिर सब गोल में डिवाइड किया जाता है। तो व्हाई इज ऑर्गेनाइजिंग डन, इट इज क्रिएटेड फॉर सेक ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। सब गोल्स लाइक डिपार्टमेंटल गोल्स एंड इंडिविजुअल गोल्स आर एस्टेब्लिश्ड। मतलब एक मेरा कॉमन गोल है, फिर हर डिपार्टमेंट का क्या गोल होगा, और फिर हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर एम्प्लॉय का क्या गोल होगा। एम्प्लॉय के गोल को हम बोलेंगे इंडिविजुअल गोल, ये एस्टेब्लिश किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीनियर स्ट्रक्चर दैट कोऑर्डिनेट्स बिजनेस गोल्स, डिपार्टमेंटल गोल्स एंड एम्प्लॉय गोल्स। तो ये लाइन वाइज चलता है। सबसे ऊपर क्या आएगा, तुम्हारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल, उसके बाद उसको बिजनेस गोल बोलेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंटल गोल्स, जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने, और उसके बाद आएगा एम्प्लॉय गोल। तो इस तरीके से ये लीनियर स्ट्रक्चर में उसको एक कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसीलिए उसको बोला जाता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो यही आंसर तुमको लिखना है, क्योंकि इसमें सब गोल्स डिसाइड होते हैं, सब गोल्स में डिपार्टमेंटल गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स, और फिर कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, किस किस को कोऑर्डिनेट करना है, बिजनेस गोल, डिपार्टमेंटल गोल और एम्प्लॉय गोल। इस तरह से कोऑर्डिनेट करना है कि उनके अचीवमेंट से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी हो, ठीक है। सो दैट वाज योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ विल लुक एट द सेकंड वन। तो इट इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन प्लानिंग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज प्रीडिटरमाइंड इन प्लानिंग स्टेज ओनली, ठीक है। सो प्रॉपर प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑब्जेक्टिव प्रीडिटरमाइन होता है प्लानिंग में, तो प्लानिंग अगर अच्छा होगा तो ही तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग अच्छा होगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रॉपर प्लानिंग इज ए प्री कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज फोरकास्टेड इन प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जो स्ट्रक्चर तुम बनाते हो at the time of organizing, it is based on what? It is based on all the activities that are forecasted in planning for implementation. So it is said that organization is based on proper plan. ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The delegation of authority and responsibility, इसका मतलब क्या है, employees are allotted work as per their skills and capabilities. Employees are informed about their responsibility and authority by the structure formed for implementation. तो वो कहाँ पे है, वो स्ट्रक्चर में वो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि वो किसके सबऑर्डिनेट है, या तो वो किसके सुपीरियर है, उनके टीम मेंबर कितने हैं, ये सब इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर से उनको मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि स्ट्रक्चर एस्टैब्लिशेस इंटर रिलेशनशिप अमंग्स्ट सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो लेट अस गो अहेड। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। लोग ही काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजिंग में, तो इन ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर। सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द पीपल वर्किंग फॉर इट, बराबर है। इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इफेक्टिव रिलेशनशिप कैसे होगी, अगर आप एकदम बुद्धू जैसा बॉस रखोगे तो उसको इफेक्टिव नहीं बोल सकते। अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी जिसके अंदर है उसको तुम बॉस बनाओगे, सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी नहीं, उसके अंदर स्किल, नॉलेज, वो उसका स्पेशल, उसके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, दैट स्पेशल नॉलेज, तो उसका तुम वहाँ पे फ़ायदा ले सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन एंड देयर एक्सपीरियंस यू आर गोइंग टू अपॉइंट पीपल, तो वो इफेक्टिव रिलेशनशिप बनेगी और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी इसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है कि सपोज यू मेड अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओके,
you made it, it's okay, but now suddenly some new discovery has come, some technological changes have come. So what will happen, you may have to add those new technology in your ऑर्गेनाइजेशन. तो वो ऐड करने के लिए आपके पास पहले उस नॉलेज वाले लोग थे ही नहीं, अब आपको उनको लेना पड़ेगा. तो वो नए लोग आएंगे तो नए से स्ट्रक्चर बनेगा, राइट. तो पहले कोई प्रिंटिंग का टेक्निक होगा, वो बदल जाएगा. तो वो जानने वाले लोग आपकी कंपनी में नहीं होंगे, तो आप उनको अपॉइंट करोगे, तो वो नए लोग आपको स्ट्रक्चर में डालने पड़ेंगे. कहीं कहीं पे उनको एज अ सुपीरियर आपको बिठाना पड़ेगा. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है. रिक्वायरमेंट टाइम के अकॉर्डिंग या बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजिंग और इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल. यू कैन चेंज इट. आपको लगे कि इसका काम ठीक नहीं है तो भी आप उसको दूसरी ड्यूटी दे के चेंज कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, चेंजेबल है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटर रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश बिटवीन वर्क, पोजीशंस एंड डिवीजन. किस बीच में रिलेशनशिप करना है कि एक्टिविटी किसको, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द वर्क किसको देनी है, फिर पोजीशंस कितनी क्रिएट करनी है और डिपार्टमेंट्स कितने बनाने हैं. ये बना के उनके बीच भी एक कोऑर्डिनेशन के लिए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो. फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कम्स ड्यू टू क्लैरिफिकेशन. क्लैरिफिकेशन कर दो ऑफ व्हाट, रिलेशन बिटवीन एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट, कि ये किसके बाद कौन सी एक्टिविटी हो रही है और डिपार्टमेंट्स का अंदर अंदर कैसे रिलेशन है, हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर. दैट क्लैरिफिकेशन नीड्स टू बी मेड. तो कोऑर्डिनेशन कैन बी देयर. नाउ सेवेंथ इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक सुपीरियर होता ही किसके लिए है, हम बना रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. तो सुपीरियर विल ऑलवेज सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट्स. तो मॉनिटरिंग का मतलब ही है सुपरविजन, ध्यान रखना उनके ऊपर कि कैसा काम कर रहे हैं. तो फिर क्या आएगा, कंट्रोल आएगा, क्योंकि गलत करेगा तो आप उसको सुधारोगे, उसी को कंट्रोल बोला जाता है. और इस करके क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा. तो अच्छे से काम चलेगा क्योंकि आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे. कोऑर्डिनेशन इज अबाउट इन्फॉर्मेशन. अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि भाई तुमको ये काम करना है, ऐसे काम करना है, तो उसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है. और कोऑपरेशन एक अलग चीज़ होती है. कोऑपरेशन मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे इंस्ट्रक्शन तो मिल गए कि मुझे ऐसा काम करना है, तो अगर मैं वैसे करती हूँ तो मैं कोऑपरेशन दे रही हूँ. तो ये दो चीज़ें अलग होती हैं. सो मॉनिटरिंग मतलब कि सुपरविजन ब्रिंग्स कंट्रोल एंड इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि गाइडेंस मिल रहा है. तो इन्फॉर्मेशन की बात है. मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये तीन चीज़ें मेन है. सबसे मेन तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना, लेकिन ये पॉइंट में दिस पॉइंट इज अबाउट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. तो मॉनिटरिंग हेल्प्स टू चेक whether employee is working as per his authority and responsibility. Eighth is group activity. तो we all know कि ये तो collective activity तो है ही. 2 or more people हम पहले से बोलते हैं. तो in an organization many people work for achieving the common goal. Effective structure of organizing helps to conduct the group activity properly. तो ये ऑर्गेनाइजिंग में कई लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और किस लिए काम करते हैं, टू अचीव द कॉमन गोल. और इसके लिए क्या बनाना ज़रूरी है, इफेक्टिव स्ट्रक्चर. इफेक्टिव की हमने पहले भी बात की कि इफेक्टिव का मतलब तो आप समझ गए हो ना, एक प्रॉपर इंसान को प्रॉपर जगह पे रखना एज ए सुपीरियर या सबऑर्डिनेट, उसको इफेक्टिव स्ट्रक्चर बोला जाता है. द इफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू कंडक्ट द ग्रुप एक्टिविटी प्रॉपरली. So basically this is a group activity because more number of people are working together. Ninth is control administrative structure. This you need to understand. कि this is a administrative structure. Administrative मतलब to do. Administration का मतलब है to do. To do मतलब implementation. Implementation के लिए आपने ये structure बनाया है. But this is a particular kind of administrative structure that you have made. तो उसमें बनाते टाइम certain rules क्या करते हैं, इन रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. दिस रूल्स अबाउट रिलेशनशिप की हु विल बी वर्किंग अंडर होम. तो ये पर्टिकुलर काइंड, क्योंकि देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करके पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है. सो इट इज कॉल्ड अ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन. उसमें चेंजेस आएंगे
तो आप उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, क्योंकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. चेंजेस हो गए तो आप उसको कंट्रोल करके ठीक कर सकते हो, इसलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड. एक डेफिनेट तरह का पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रक्चर आप बनाते हो, इसलिए इट इज़ अ कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. So in all there are 9 characteristics, and you start preparing this lesson. This is a short lesson in because I'm going slowly so that you can prepare properly. So another 2 lectures, so within this week we should be able to complete it. Okay, so I will be giving the notes in PDF form in the homework section, which you have to write in your notebook. So it is like homework. So when you write, what happens, all your senses are involved, like your hand, your, when you are writing, your eyes, your mind. So as a result of that एक तरह का रिविजन हो जाता है. Okay, so I hope you have understood. Otherwise in Zoom lecture you can anytime ask me the difficulty. Okay, so we're going to stop here, start preparing so that our Zoom lecture you can answer properly.